दिसंबर 2028 में आरबीआई गवर्नर पद से पहले उर्जित पटेल ने और फिर उसके कुछ महीने बाद जून 2019 में डिप्टी गवर्नर रहे विरल आचार्य ने भी इस्तीफा देकर धमाका कर दिया। उन्हीं विरल आचार्य ने अब एक और धमाका किया है। उन्होंने दावा किया है कि मोदी सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव खर्च के लिए 2018 में 2 लाख से 3 लाख करोड़ रुपए देने के लिए कहा था। उन्होंने तो ये भी दावा किया है कि पूर्व की सरकारों के दौरान ये भी जमा रुपए को मोदी सरकार ने मांगा था। इन वजहों से सरकार और आरबीआई में टकराव की स्थिति बनी थी। विरल आचार्य के इन दावों को मिंट ने रिपोर्ट किया है। 2017 से 2019 तक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले विरल आचार्य ने दावा किया है कि रुपए देने से इनकार करने पर केंद्रीय बैंक और सरकार के बीच टकराव शुरू हो गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया की नई प्रस्तावना में ये दावे किए हैं। सबसे पहली बार यह किताब 2020 में छपी थी, जब आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल और बाद में डिप्टी गवर्नर रहे विरल आचार्य ने इस्तीफा दिया था। तब भी आरबीआई और सरकार के बीच टकराव और रुपए ट्रांसफर की खबरें आई थी। आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल सिर्फ 3 साल का होता है और उर्जित पटेल ने कार्यकाल पूरा होने से 9 महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। विरल आचार्य ने तय समय से 6 महीना पहले इस्तीफा दिया था। 2016 में रघुराम राजन ने बड़े अनमने भाव से गवर्नर पद को छोड़ दिया था। उसके बाद उर्जित पटेल को केंद्रीय बैंक का गवर्नर बनाया गया था। उर्जित पटेल को सरकार का सबसे चहेता गवर्नर कहा जाता था। ये बातें नोटबंदी के दौरान आरबीआई और उर्जित पटेल के कामकाज को देखकर काफी हद तक सही भी साबित होने लगी। नोटबंदी जैसे फैसले पर आलोचनाएं झेलने के बाद भी पद पर बने रहने वाले उर्जित पटेल ने जब 2018 में इस्तीफा दे दिया तो गंभीर सवाल पूछे जाने लगे कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उस दौरान जब आरबीआई के खजाने में मौजूद अतिरिक्त 3.6 लाख करोड़ रुपए सरकार को दे देने का तत्कालीन वित्त मंत्रालय का प्रस्ताव आया तो सरकार के साथ खड़े रहने वाले उर्जित पटेल का विरोध चरम पर पहुंच गया था। टकराव बढ़ा तो सरकार ने अप्रत्याशित रूप से आरबीआई एक्ट के सेक्शन 7 को लागू कर दिया। यह सेक्शन जो सरकार को आरबीआई के कामों में दखल अंदाजी करने की छूट देता है। आचार्य केंद्रीय बैंक के रिजर्व से जरूरत से ज्यादा पैसा सरकार के पास ट्रांसफर करने को खतरनाक बताते थे और इस संबंध में अर्जेंटीना का उदाहरण भी देते थे। कैसे वहां के बैंक ने 6.6 बिलियन डॉलर का ऐसा ही एक ट्रांसफर देकर उस देश के इतिहास की सबसे बड़ी संवैधानिक आपदा को जन्म दे दिया था। बहरहाल उस समय सरकार के फैसले का विरोध करने वाले विरल आचार्य ने अब काफी चीजें अपनी किताब में साफ की हैं। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार आचार्य ने कहा है कि केंद्रीय बैंक हर साल अपने लाभ का एक हिस्सा सरकार को वितरित करने के बजाय अलग रख देता है। मिंट के रिपोर्ट के अनुसार उसके बावजूद आरबीआई ने 2016 में नोटबंदी से पहले 3 वर्षों में सरकार का रिकॉर्ड लाभ हस्तांतरण किया। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार केंद्रीय बैंक को सरकार को अपना मुनाफा देना होता है। बता दें कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी, जिसके तहत आधी रात से 500 और 1000 रुपए के मूल्य वर्ग के नोट भारत में वैध मुद्रा नहीं रहे। रिपोर्ट के अनुसार विरल आचार्य ने प्रस्तावना में कहा है, नौकरशाही और सरकार में खुराफाती लोगों ने पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान आरबीआई द्वारा जमा की गई बड़ी रकम को वर्तमान सरकार के खाते में स्थानांतरित करने की योजना तैयार की थी। आचार्य ने दावा किया कि
नोटबंदी के साल के दौरान नए बैंक नोटों की छपाई के खर्च ने केंद्र को किए गए हस्तांतरण को कम कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके परिणाम स्वरूप 2019 के चुनावों से पहले सरकार की धन की मांग तेज हो गई। मिंट के रिपोर्ट के अनुसार पूर्व डिप्टी गवर्नर ने कहा कि चुनावी वर्ष में लोक लुभावन खर्चों में कटौती क्यों की जाती है जब केंद्रीय बैंकों की बैलेंस शीट को हड़पा जा सकता है और बढ़ते राजकोषीय घाटे में भी पैसा बनाया जाता है। आचार्य ने यह भी दावा किया कि जब आरबीआई ने धन के लिए मांगे गए अनुरोधों का पालन नहीं किया तो सरकार के पास भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 7 को लागू करने का सुझाव देने वाला एक प्रस्ताव था। यह धारा सरकार को सार्वजनिक हित के मामलों पर कुछ मुद्दों को हल करने के लिए बैंक को निर्देश जारी करने की अनुमति देती है। भारत के स्वतंत्र इतिहास में इसे कभी लागू नहीं किया गया था। आचार्य ने पहली बार अक्टूबर 2018 में एक व्याख्यान में सरकार और आरबीआई के बीच टकराव को उजागर किया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता को कम करना संभावित रूप से विनाशकारी हो सकता है और कहा था कि जो सरकारें इसका सम्मान नहीं करती हैं उन्हें देर सवेर आर्थिक बाजार के कोप का सामना करना पड़ता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और देखते रहें भारत चक्र न्यूज। नमस्कार।